सभी भारतवासियों को नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे एक नए एपिसोड में। आज का एपिसोड बहुत स्पेशल होने वाला है क्योंकि आज का एपिसोड आपकी हेल्थ से जुड़ा हुआ है। बहुत बार देखा गया है कि लोगों को जिम में इंजरी हो जाती है, क्रैम्प आ गया, नस खींच गई, किसी को सर्वाइकल की प्रॉब्लम है, ऑफिस में 9-10 घंटे लोग कंटिन्यूअस बैठकर काम करते हैं, बहुत प्रॉब्लम हो जाती है उनकी बैक में, नेक में, और भी इसी तरह की काफ़ी प्रॉब्लम्स होती हैं। आपको इन प्रॉब्लम्स का आज सलूशन मिलने वाला है हमारी इस वीडियो में, और साथ ही पैसों की भी बात होगी, तो वीडियो के लास्ट तक ज़रूर बने रहना। मैं हमारे आज गेस्ट से रिक्वेस्ट करता हूँ, मैम इंट्रोडक्शन दीजिए आप प्लीज़ अपना। So, hello everyone. Myself, Dr. Tripti Singh. I'm a physiotherapist and a certified chiropractor. I'm working from last 4 years in this industry. Right now, I'm running my 2 clinics at the name of Iconic Spine Physiotherapy and Chiropractic Center. One is in Lajpat Nagar, another one is in Karawal Nagar. मैम आपने थेरेपिस्ट बनने का कैसे डिसाइड किया, कैसे चूज किया? It was like कि मैं बचपन से ही ना मेरे घर में मोस्टली लोग, मेरे फादर मेडिकल स्टोर है उनका, मेरे चाचा ही इज इन ऑल्सो फार्मेसी, तो सभी लोग मेडिकल फील्ड में थे। और बीइंग द एल्डेस्ट किड, सबको मुझसे होप थी कि ये कुछ करेगी, तो उनका ये था कि इसको हम मेडिकल फील्ड में ही भेजेंगे। बट आफ्टर 10 जब मैंने थोड़ा इस चीज के बारे में जाना, तो मैंने डिसाइड किया कि आई विल नॉट डू MBBS। मुझे कुछ ऐसा करना है जिसमें मेरा कंजर्वेटिव मैनेजमेंट हो। मुझे थोड़ा सा ब्लड से फोबिया था, टू बी रियली ऑनेस्ट। तो मैंने चूज किया था कि या तो मैं डेंटल करूंगी या मैं फिजियोथेरेपी करूंगी। बट आफ्टर 12th जब मैंने फिजियोथेरेपी का एग्जाम दिया और फिजियोथेरेपी के कोर्स के बारे में जाना, तो मुझे इसके तरफ बहुत ज्यादा इंटरेस्ट आया, क्योंकि इसमें पूरी एक तो बॉडी कवर होती है और इट्स अ मॉडर्न मेडिसिन। और उस टाइम से ही मैंने 2015 में अपना कोर्स स्टार्ट किया था। उस दौरान भी फिजियोथेरेपी की जो अवेयरनेस थी इंडिया में बढ़ रही थी, तो ये एक अच्छा करियर ऑप्शन था, इसलिए मैंने फिजियोथेरेपिस्ट बनने का डिसाइड किया था। सो इट वाज नॉट माय सेकंड ऑप्शन, क्योंकि बहुत लोग फिजियोथेरेपी को, जिनका MBBS क्लियर नहीं होता, नीट क्लियर नहीं होता, वो चूज करते हैं। बट फिजियोथेरेपिस्ट इज अ ब्यूटिफुल प्रोफेशन। अगर आप उसको पैशनेटली करना चाहते हैं, तो आई वुड सजेस्ट कि आपको जरूर सिर्फ फिजियोथेरेपी के लिए प्रिपेयर करना चाहिए। मैम आपने फिजियोथेरेपिस्ट बनने का डिसाइड कैसे किया, कैसे आपके माइंड में क्लिक हुआ कि फिजियोथेरेपी में आगे करियर बनाना चाहिए? ओके, सो मेरे घर में मोस्टली लोग जो है ना, वो मेडिकल फील्ड में रिलेटेड है। जैसे मेरे फादर, उनका फार्मेसी का काम है, मेरे चाचा वो भी फार्मेसी में है, और बीइंग द एल्डेस्ट किड सबको यही था कि मैं भी मेडिकल फील्ड में जाऊँ। तो ड्यूरिंग माई 11th-12th जब मैं एक्सप्लोर कर रही थी सारी फील्ड्स को कि हाँ MBBS भी कुछ होता है, BDS है, देयर इज फिजियोथेरेपी, सो उस टाइम पे मेरा इंटरेस्ट इसकी तरफ जागा और मैंने डिसाइड किया कि मुझे फिजियोथेरेपी ही करना चाहिए। वहां से मैंने फिर फिजियोथेरेपी के लिए प्रिपेयर करना शुरू किया था। मैम फिजियोथेरेपिस्ट बनने के लिए प्रोसीजर क्या होता है, क्या कोर्स करना पड़ता है? इसके लिए बैचलर्स ऑफ फिजियोथेरेपी, इट्स अ 4.5 इयर्स ऑफ कोर्स, 4.5 साल की बैचलर्स होती है, जो जिसमें एडमिशन जो होता है एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू होता है। बट इसी साल से गवर्नमेंट का नोटिस जो आया है, हमारे कोर्स में चेंज हुआ है। सो मोस्ट प्रोबेबली फ्रॉम नेक्स्ट ईयर ये कोर्स 5 साल का हो जाएगा। जो 6 महीने की इंटर्नशिप थी वो 1 साल में कन्वर्ट हो जाएगी, और मोस्ट प्रोबेबली नीट के थ्रू ज्वाइन होगा। अभी फिलहाल के लिए इसका एंट्रेंस एग्जामिनेशन होता है। जैसे कि इंडिया में 3 नेशनल इंस्टीट्यूट हैं जो कि फिजियोथेरेपी परस्यू कराते हैं गवर्नमेंट की तरफ से। वन इज इन दिल्ली, विच इज पंडित दीनदयाल उपाध्याय नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर फिजियोथेरेपी, जहां से मैंने अपनी बैचलर्स की है। और सेकेंड वन इज इन कोलकाता, थर्ड वन इज इन ओडिशा, निर्ता। ये जो 3 नेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं, ये आपके, जिसे बोला जाता है इंडिया के टॉप 3 फिजियोथेरेपी के गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट है। इसके अलावा बहुत सारी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज भी हैं जो आपका फिजियोथेरेपी कराती हैं। इसके लिए रिस्पेक्टिव एंट्रेंस एग्जामिनेशंस होते हैं। आपका उसमें 11th-12th का जो बेसिक आप नीट के लिए प्रिपेयर कर रहे होते हैं, सेम वही कोर्स में उसी पैटर्न में एंट्रेंस एग्जाम होता है। और एंट्रेंस जो है वो आपको अच्छे एग्जाम्स, अच्छे नंबर के थ्रू क्लियर करना होता है, तो आपको इन 3 नेशनल इंस्टीट्यूट में से रैंक मिल जाती है। ओके, सो मैम व्हाट इज फिजियोथेरेपी? फिजियोथेरेपी, बहुत लोगों को ना ये गलत फहमी होती है कि ये एक ट्रीटमेंट है। सबसे पहली बात, ये एक ट्रीटमेंट नहीं है। ओके, इट इज अ डिफरेंट मेडिकल ब्रांच। जैसे आपका एलोपैथी होता है, आयुर्वेदिक होता है, होम्योपैथी होता है, इसी तरीके से फिजियोथेरेपी एक डिफरेंट मेडिकल ब्रांच है।
WHO ने हमें एक इंडिपेंडेंट प्रोफेशनल्स के नाम से इन 2018 डिक्लेयर किया हुआ है. वी आर नॉट अंडर पैरामेडिक्स. ठीक है. तो फिजियोथेरेपी में हम बेसिकली करते क्या है, वी ट्रीट पेशेंट्स विदाउट मेडिसिन, बिना मेडिसिन का सहारा लिए, एक्सरसाइजेस की हेल्प से, इलेक्ट्रोथेरेपी की हेल्प से, मोबिलाइजेशन मूवमेंट की हेल्प से उनका इलाज किया जाता है. उनके दर्द पे, उनके रेंज ऑफ मोशंस पे, उनकी हेल्दी लाइफस्टाइल पे, उनका मूवमेंट के पैटर्न पे, इन सब पे हम लोग वर्क करते हैं फिजियोथेरेपी में. सो फिजियोथेरेपी अपने आप में ही एक इतना डेवलपिंग फील्ड बनता जा रहा है, क्योंकि जैसे कि कोविड में हमने देखा कि कितनी ज्यादा लोगों को लंग्स में ऑक्सीजन की इशू आ गई थी, लंग कैपेसिटी उनकी डिक्रीज होने लग गई थी, और बहुत सारे लोगों का वर्क फ्रॉम होम हो गया था. ठीक है. तो वर्क फ्रॉम होम होने की वजह से क्या हुआ, बहुत लोगों का पोस्चर खराब हो गया. आप सबको पता है कि अगर आप लैपटॉप पे वर्क करेंगे 8 से 10 घंटा, तो आपको लगातार अपनी कमर गर्दन झुका के बैठे रहना पड़ेगा. इनफैक्ट स्कूल स्टूडेंट्स का भी, बहुत लोग, बच्चों की ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट हो गई, बहुत लोगों का बिजनेस सारा, सब लोग जो है धीरे धीरे मोबाइल और लैपटॉप्स पे चले गए, यानी कि सिटिंग को, सेडेंट्री लाइफस्टाइल को प्रमोट किया जाने लगे, जिसकी वजह से लोगों की स्पाइन हेल्थ बहुत ज्यादा अफेक्ट होने लग गई. और स्पाइन का जो इश्यू होता है वो मेडिसिन से रिजॉल्व होगा ही नहीं. तो वहां से हमारा जो फिजियोथेरेपी का बेसिकली एक अवेयरनेस है वो और ज्यादा बढ़ा. तो फिजियोथेरेपी में हम लोग बहुत सारी ऑर्थोपेडिक कंडीशंस, न्यूरोलॉजिकल कंडीशंस, स्पोर्ट्स रिलेटेड कंडीशंस, जिम रिलेटेड कंडीशंस, इन सबका भी ट्रीटमेंट करते हैं. फ्रैक्चर के केसेस जैसे आपने देखे होंगे, या पैरालिसिस का केस आ जाता है, ठीक है, या जिम में किसी को इंजरी हो गई, उस केस में फिजियोथेरेपी की नीड होती है. या बहुत बार ऐसा होता है कि जो स्पेशल चाइल्ड, जैसे कि सीपी का चाइल्ड हो गया, या बचपन से वो बच्चे जिनको कुछ ना कुछ डिसेबिलिटी होती है, वहां पे भी फिजियोथेरेपी का बहुत बड़ा रोल है. और आजकल तो सबसे ज्यादा स्पोर्ट्स फिजियोथेरेपी जो हमारी ब्रांच है वो प्रोग्रेस कर रही है, क्योंकि जैसे जैसे स्पोर्ट्स में लोगों को पता चल रहा है कि इंजरीज कितनी ज्यादा होने लग गई हैं, और ये मेडिसिन से नहीं, मूवमेंट से ठीक होंगी. बिकॉज फिजियोथेरेपी में हम बिलीव करते हैं मूवमेंट इज मेडिसिन. जो मेडिसिन है हमारे लिए वो मूवमेंट है. तो जब वहां पे स्पोर्ट्स फिजियोथेरेपी में फिजियोथेरेपी का बहुत बड़ा रोल आ जाता है. तो इसी तरीके से हमारा जो प्रोफेशन है वो धीरे धीरे और ज्यादा आगे बढ़ रहा है. मैम इसी में ना मेरे को एक क्वेश्चन आया कि लाइक फिजियोथेरेपिस्ट और एक ऑर्थोपेडिक, क्या डिफरेंशिएट कर सकते हैं आप, क्या डिफरेंस है इसमें? बिल्कुल. तो जो ऑर्थोपेडिक्स होते हैं वो बेसिकली ऑर्थोपेडिक एमएस या एमडी होंगे. ओके. वो एमबीबीएस के बाद होते हैं, और हमारी फील्ड में भी ऑर्थोपेडिक्स होते हैं. जैसे अगर बीपीटी के बाद किसी को ऑर्थोपेडिक्स में स्पेशलाइजेशन करनी है तो वो मास्टर्स इन ऑर्थोपेडिक्स हो जाता है, मास्टर्स इन फिजियोथेरेपी इन ऑर्थोपेडिक्स, मास्टर ऑफ फिजियोथेरेपी इन न्यूरोलॉजी, मास्टर ऑफ फिजियोथेरेपी इन स्पोर्ट्स. तो ऑर्थोपेडिक जो डॉक्टर होते हैं वो बेसिकली आपको मेडिसिन प्रिस्क्राइब करेंगे. ओके. और जो फिजियोथेरेपिस्ट होते हैं वो आपको एक्सरसाइज या फिर इलेक्ट्रोथेरेपी के थ्रू ट्रीट करेंगे. तो जहां आपको फ्रैक्चर हुआ, मान लीजिए आप गिरे हैं और आपको इंजरी हुई, आपको फ्रैक्चर हुआ, आप सबसे पहले ऑर्थोपेडिशियंस के पास जाएंगे. प्लास्टर करने का काम उनका होगा. फर्स्ट जो लाइन ऑफ ट्रीटमेंट होगा वो ऑर्थोपेडिक प्रोवाइड करेगा. उसके बाद जब प्लास्टर निकलेगा और उसका हाथ इतना ही मुड़ा है, ठीक है, उसके बाद हाथ उसका पूरा मूवमेंट नहीं आ पा रही है, उसको दर्द हो रहा है, तो वो काम कौन करेगा? वो फिजियोथेरेपिस्ट उसकी रेंज ऑफ मोशन को लेके आएगा. तो वो उसके बाद फिजियोथेरेपी का रोल होगा. तो बेसिकली इट्स अ टीम वर्क. ये एक टीम वर्क है. जो ऑर्थोपेडिशियन है वो हमारे बिना अधूरे है, और हम ऑर्थोपेडिशियंस के बिना अधूरे हैं. तो पेशेंट की गुडविल के लिए हम दोनों को मिलके काम करना पड़ता है. ओके मैम, आजकल हमने देखा है कि काफी सारे बॉडी बिल्डर्स मैं कहूँ अगर, सो वो कुछ कप थेरेपी टाइप का कुछ करा रहे हैं. बिल्कुल बिल्कुल. सो नॉर्मल जनता को बिल्कुल उसके बारे में कोई आइडिया नहीं है. सो हमारे व्यूअर्स को आप प्लीज बताइए कि वो क्या है, कैसे वर्क करती है, क्या उसके बेनिफिट्स हैं. सो कपिंग थेरेपी 2 टाइप की होती है. सबसे पहले एक होता है वेट कपिंग, जिसको हम हिजामा भी बोलते हैं, और एक होता है ड्राई कपिंग. तो ये जो ब्लड वाली कपिंग है, बेसिकली जो लोगों ने देखा होगा कि ब्लड कट होते हैं, और वो हिजामा या वेट कपिंग होता है. उसका बेनिफिट होता है जो बॉडी में टॉक्सिक ब्लड है उसको रिमूव करना, या पर्टिकुलरली किसी एरिया पे बहुत टाइम से पेन और स्टिफनेस है, वहां पे उस एक अच्छा हेल्दी ब्लड फ्लो नहीं है. तो वहां पे बहुत सारे जैसे फिजियोथेरेपिस्ट ही हैं या कपिंग थेरेपिस्ट हैं, वो कपिंग हिजामा करना प्रेफर करते हैं कि एक फ्रेश ब्लड सप्लाई मिल जाए. ठीक है. तो टॉक्सिसिटी बेसिकली रिमूव होती है
वेट कपिंग के थ्रू। और जो ड्राई कपिंग होती है वो हम करते हैं मसल स्टिफनेस को दूर करने के लिए, जिसको आप कह सकते हैं कि बहुत सारे बॉडी बिल्डर्स को ही ना बॉडी मसल्स में टाइटनेस फील होती है, क्योंकि वो हैवी वेट लिफ्टिंग करते हैं, उनकी मसल्स जो है वो बहुत टोन्ड अप रहती है। उस चीज को रिलीज करने के लिए ड्राई कपिंग किया जाता है, उससे उसका स्टिफनेस दूर होता है मसल्स का, ब्लड फ्लो अच्छा बढ़ता है मसल में, और सबसे बड़ी बात मसल ग्रोथ अच्छी होती है। बहुत सारे लोग आते हैं ना कि मेरा बाइसेप्स का साइज नहीं बढ़ रहा है, हाँ मेरा ट्राइसेप्स का साइज नहीं बढ़ रहा है, तो दे कैन गो फॉर कपिंग थेरेपी। उसके बाद थोड़ा सा उसका मसल, अगर वहां पे ब्लड फ्लो इंक्रीज होगा तो मसल का साइज भी ग्रोथ होगा, तो उस केस में बहुत अच्छा रोल है कपिंग थेरेपी का। मैम इनका इसका कुछ साइड इफेक्ट भी है क्या थेरेपी का? बिल्कुल, ब्लड वाली अगर यस, बात करें। हिजामा का साइड इफेक्ट बेसिकली साइड इफेक्ट नहीं है वो, मैं ये नहीं कहूंगी कि साइड इफेक्ट है। अगर उसको केयरफुली नहीं किया गया तो इन्फेक्शन होने के चांसेस रहते हैं, तो उसको करते समय बहुत ज्यादा प्रिकॉशंस लेने की जरूरत होती है हमें। आपको बीइंग अ फिजियो या बीइंग अ पेशेंट आपको ध्यान रखना है, आपका जो एनवायरनमेंट है वो स्टेराइल होना चाहिए, सैनिटाइजेशन कंप्लीट होनी चाहिए, ग्लव्स पहन के किया जाना चाहिए, फ्रेश कप्स का यूज होना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उस चीज का ध्यान रखिए तो इन्फेक्शन नहीं होगा, बट अगर आपने ध्यान नहीं दिया तो इन्फेक्शन हो सकता है। या फिर आप थैलेसीमिया के कंडीशन में हिजामा कर रहे हैं, या ऐसी मेडिकल कंडीशन में हिजामा कर रहे हैं जो पेशेंट को ऑलरेडी फीवर है, ऑलरेडी इन्फेक्शन है, टीबी का पेशेंट है, कैंसर का पेशेंट है, कोई भी रेड फ्लैग साइन हो पेशेंट को, उस पेशेंट में कपिंग थेरेपी हम नहीं कर सकते हैं। तो वहां हमें ध्यान रखना है कि वहां हम कपिंग ना करें, या पेशेंट्स को या बाकी लोगों को ध्यान लगाना है कि अगर आपको फीवर है, आपको कोई इन्फेक्शियस डिजीज है, तो वहां आप कपिंग थेरेपी की तरफ नहीं जाइए। ओके मैम, सो जैसे कप थेरेपी करा के कोई गया, कपिंग थेरेपी कोई करा के गया, सो उसके बाद बॉडी में कुछ चेंजेस होते हैं या कैसे वो कुछ होता है, तो क्या होता है उसमें बॉडी की? बहुत लोग बैक कपिंग कराते हैं एक्ने के लिए। एक्ने के लिए बहुत सारे लोगों को ना बैक में एक्नेज होते हैं। हाँ जी। तो हिजामा कराने के बाद उनके वो एक्ने जो है वो काफी हद तक रिजॉल्व भी होते हैं। ठीक है, बहुत लोग ड्राई कपिंग जो करा के जाते हैं कि टाइटनेस थी ट्रैप्स में, बहुत लोगों को ट्रैप्स में टाइटनेस होती है, वो ड्राई कपिंग करा के जाते हैं तो उसके बाद वो रिलीव होता है, तो वो वेट अच्छा लिफ्ट कर पाते हैं, उनकी परफॉर्मेंस जो होती है जिम में अच्छी होती है, तो उनको फील होता है कि हाँ मेरी जो बॉडी है वो लाइट फील हो रही है, जो मेरी मसल्स टाइटनेस है वो कम होती जा रही है। सो यस, यू कैन फील अ डिफरेंस। एक सेशन में भी आपको डिफरेंस फील होता है कपिंग थेरेपी के बाद। ओके मैम, आजकल हम देख रहे हैं सोशल मीडिया पे ना काफी वो डॉक्टर्स कुछ शरीर को तोड़ मरोड़ रहे हैं, कुछ चटकाने की आवाजें वगैरह आ रही हैं हड्डियों में से। वो काफी आजकल वायरल चल रही हैं वीडियोस, और आपकी भी मैंने काफी सारी वीडियोस इस टाइप की देखी हैं। सो वो क्या है, थोड़ा बताइए। ओके, सो सबसे पहले इसे कायरोप्रैक्टिक बोलते हैं। ठीक है, आई एम ऑल्सो अ सर्टिफाइड कायरोप्रैक्टर। तो क्या होता है इसमें, बहुत लोगों को स्टिफनेस जहाँ फील होती है, या जॉइंट की अलाइनमेंट खराब हो, स्पाइन अलाइनमेंट खराब तो हो, वहां पे हम इसका यूज करते हैं। देखा होगा आपने, ये वेस्टर्न कंट्रीज में इसे एज अ ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल यूज किया जाता था, लेकिन आफ्टर कोविड 2020 के बाद इंडिया में बहुत ज्यादा ट्रेंड चल चुका है कायरोप्रैक्टिक का। तो कायरोप्रैक्टिक में स्पाइन की अलाइनमेंट पे काम किया जाता है, पेन पे काम किया जाता है, रेंज ऑफ मोशन पे काम किया जाता है। ठीक है, बट इसको आजकल इतना ज्यादा मैं बोलूंगी ग्लैमराइज किया जा रहा है। लोग अब क्लिनिक में मॉडल्स बुला के उन पे परफॉर्म कर रहे हैं, विच इज रॉन्ग। ठीक है, क्योंकि आप जिस फील्ड में, इट्स अ मेडिकल फील्ड, आप इसमें कुछ भी ऐसा नहीं कर सकते जहां पे वल्गैरिटी है। बहुत सारे कायरोप्रैक्टर्स को आपने देखा होगा कि वो लोग क्लिनिक में मॉडल्स बुला के उन पे कायरोप्रैक्टिक परफॉर्म करते हैं और वो उनका वीडियो हिट हो जाता है। हाँ जी, ठीक है, मिलियंस में व्यूज आते हैं। मिलियंस में व्यूज आते हैं, और लोगों को लगता है कि ठीक है ऐसे यहीं जाना है हमें, तो यहाँ पे मॉडल्स आ रही है, बट दिस इज रॉन्ग। बिकॉज आपको वो लोग भी देख रहे हैं जिनको जेन्युइन प्रॉब्लम है, और वो जब ऐसी चीजें देखेंगे उनको अच्छा नहीं लगेगा ये। तो आपको अपने फील्ड को, जो एक फील्ड की एक इज्जत होती है, एक रिस्पेक्ट होती है, एक बाउंड्रीज होती है, लिमिट होती है, उसको मेंटेन करना बहुत जरूरी है। तो यहाँ पे थोड़ा सा मैं, जो हमारे यंग फिजियोथेरेपिस्ट आ रहे हैं आजकल, जो पढ़ाई भी अभी बैचलर्स में है, वो बहुत ज्यादा ग्लोरीफाई होते हैं इस कायरोप्रैक्टिक को देख के। मैं उनको ये थोड़ा सा गाइड करना चाहूंगी कि डोंट जस्ट गो फॉर क्रैक्स, फिजियोथेरेपी इज मोर हेल्पफुल देन कायरोप्रैक्टिक। हम लोग कायरोप्रैक्टिक यूज करते हैं, हम लोग फिजियोथेरेपी यूज करते हैं, बट हम कभी भी कायरोप्रैक्टिक को फिजियोथेरेपी से ऊपर नहीं रखते हैं।
सबसे पहले फिजियोथेरेपी है, देन कायरोप्रैक्टिक है। दोनों कंबाइंड एज अ ट्रीटमेंट बहुत हेल्पफुल है, लेकिन सिर्फ कायरोप्रैक्टिक के बेसिस पे हम पेशेंट्स ठीक नहीं करते हैं। फिजियोथेरेपी इज रियली इंपॉर्टेंट, मैनुअल ट्रीटमेंट इज रियली इंपॉर्टेंट। तो चटकाना, ऑब्वियसली हर किसी को वो साउंड सुन के ऐसा लगता है कि मतलब मजा आ गया, पूरी बॉडी खुल गई मेरी, मुझे भी ये कराना है, which ऑडियंस is a को भी good कुछ thing। अलग सा दिखता है, अलग सा कुछ हाँ, महसूस होता बिल्कुल। है कि यार ये तो क्या ये कर रहे हैं। हाँ, तो ऑब्वियसली वन शुड गो फॉर कायरोप्रैक्टिक ट्रीटमेंट। अगर आपका सिटिंग जॉब प्रोफाइल है, आप लोग सेडेंट्री लाइफस्टाइल में जा रहे हो और आपको स्पाइन में अकड़न रहती है बहुत ज्यादा, और ऐसा लगता है सुबह उठ के आपको फ्रेश फील होता है कि ये बस मेरी स्पाइन में दर्द हो रहा है, कमर में दर्द हो रहा है, तो ऑब्वियसली वन शुड गो फॉर कायरोप्रैक्टिक ट्रीटमेंट। बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं इसके। जब आपकी उस चटकने की आवाज आती है ना, वो पॉपिंग साउंड होता है, वो इतना रिलीविंग हो जाता है पेशेंट्स के लिए भी। मतलब उनको ऐसा लगता है कि ठीक है, अब सब छोड़ो, पूरी बॉडी खुल चुकी है। तो ये कायरोप्रैक्टिक ट्रीटमेंट है, ये आजकल हम जितना देखते आ रहे हैं। हाँ जी, हम काफी ट्रेंड में चल रहा है ये सोशल मीडिया बिल्कुल पर। बिल्कुल, सोशल मीडिया पे कायरोप्रैक्टिक। आई थिंक वो मॉडल्स की वजह से। यस। मैम वो कुछ नीडल का भी चल रहा है आजकल। नीडल्स बॉडी में काफी छोटे छोटे पतले पतले नीडल काफी सारे बॉडी में वो लगाए जाते हैं। सो वो क्या ट्रीटमेंट है? उस ट्रीटमेंट को हम लोग ड्राई नीडलिंग बोलते हैं। ड्राई नीडलिंग इज अ ब्यूटीफुल टेक्निक। ड्राई नीडलिंग का यूज हम लोग सबसे ज्यादा ना स्पोर्ट्स फिजियोथेरेपी में करते हैं, यानी कि यस, स्पोर्ट्स के जो पेशेंट्स आते हैं ना हमारे पास, जिम इंजरी के पेशेंट आते हैं, या टेंडन इंजरीज के, स्पोर्ट्स के पेशेंट जो जिनके लिगामेंट में प्रॉब्लम होती है, जिनकी टेंडन में प्रॉब्लम होती है, वहां हम ज्यादा यूज करते हैं नीडलिंग का। नीडलिंग में क्या होता है, बेसिकली निडल जो है, जिस एरिया में आपकी इंजरी है वहां हम निडल करते हैं, उसको लगा के छोड़ देते हैं 10 मिनट्स, 15 मिनट्स, 20 मिनट्स के लिए, और जब तक वो उस एरिया में लगी रहती है वहां का ब्लड फ्लो जो है वो इंक्रीज होता है। तो अगर किसी भी एरिया का ब्लड फ्लो इंक्रीज होगा तो उस पार्ट में हीलिंग ऑटोमेटिकली प्रमोट होगी। तो वो इंजरी मैकेनिक्स पे वर्क करता है कि वहां पे इंजरी हुई है किसी पार्ट पे, निडल किया, वहां का जो भी हीलिंग है वो इंक्रीज हुई, और हीलिंग इंक्रीज हुई तो पेन धीरे धीरे रिलीव हो जाता है। मैम थोड़ा सा मैनुअल थेरेपी के बारे में भी बता दीजिए। So manual therapy is an integral part of physiotherapy. फिजियोथेरेपी मैनुअल थेरेपी के बिना अधूरा है। मैनुअल थेरेपी में हम पेशेंट को अपने हाथ से ट्रीट करते हैं, पैल्पेशंस होती हैं, मोबिलाइजेशन होती है, यानी कि पेशेंट को आप टच कर रहे हो। पेशेंट को टच करना बहुत जरूरी है, ये टच इज इम्पॉर्टेंट। अगर आप फिजियोथेरेपी को, बहुत लोग इस तरीके से भी जानते हैं कि मशीनें लगा के छोड़ देते हैं, दैट इज नॉट फिजियोथेरेपी, सॉरी। फिजियोथेरेपी में मैनुअल ट्रीटमेंट बहुत जरूरी होता है। मशीन्स के साथ साथ आपको, आपका जो डॉक्टर है, आपका फिजियोथेरेपिस्ट है, वो आपको मैनुअली देखेगा, यानी कि वो अपने हाथ से आपको कुछ एक्सरसाइज कराएगा, कुछ स्ट्रेचिंग्स कराएगा, मोबिलाइजेशन देंगे, कुछ मैनुअल रिलीज करेंगे, जिससे जो आपकी मसल रिकवरी है वो इंक्रीज होगी, और आपका पेन जो है वो बहुत कम होगा, रेंज ऑफ मोशन में फर्क आएगा। तो मैनुअल थेरेपी के बिना तो फिजियोथेरेपी अधूरा है। मैनुअल थेरेपी इज लाइक वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ फिजियोथेरेपी। इससे मैम पेशेंट के साथ इमोशन कुछ कनेक्ट होता है? बिल्कुल। देखो, अगर आप मैं जितना समझ पाई हूँ फिजियोथेरेपी फील्ड को, अगर आप एक एम्पैथेटिक पर्सन नहीं हो, आप पेशेंट के टुवर्ड्स एम्पैथी नहीं रखते हो, तो आप एक अच्छे फिजियोथेरेपिस्ट नहीं बन सकते हो। बीइंग अ पैशनेट फिजियोथेरेपी, आपको पेशेंट्स के टुवर्ड एम्पैथेटिक बिहेवियर रखना बहुत जरूरी है। एम्पैथी इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपको उसका दर्द फील करना पड़ेगा, तभी आपको उसको ठीक करने के लिए अंदर से आएगा कि नहीं, मुझे इसे ठीक करना है। जस्ट आप बिजनेस के लिए क्लिनिक्स खोल रहे हो या सिर्फ पैसा कमाने के लिए कर रहे हो, वो तो फिर बेकार चीज है। वो तो मेडिकल को आजकल लोगों ने वैसे भी बिजनेस बनाना शुरू कर दिया है, दैट इज वेरी रॉन्ग। बट यस, पेशेंट अगर आप देख रहे हो तो आपको सबसे पहले उसके साथ कनेक्ट करना इंपॉर्टेंट है। वो तभी होगा जब आप एक एम्पैथी शो करोगे। मैम जैसे आपके करियर को अब इतने साल हो गए हैं, काफी टाइप्स के आपने पेशेंट्स हैंडल कर लिए हैं, सो कभी आपके पास ऐसा पेशेंट आया है कि बहुत आपको डिफिकल्टी हुई हो उसको समझने में, या फिर उसका ट्रीटमेंट को फाइंड करने में, कुछ समथिंग आप कुछ बता सकते हो, ऐसा कुछ आपको याद हो? वैसे ऐसा बहुत बार हुआ है। काफी चैलेंजिंग हो गया हो कि यार ये कैसे? हाँ, मतलब बहुत बार हुआ है ऐसा। एक्चुअली मैं ये नहीं बोलूंगी एक ही बार या 2 बार हुआ है। बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स आते हैं ना जिनको आपको हैंडल करना बहुत मुश्किल हो जाता है। कुछ साइकोलॉजिकल केसेस भी आते हैं आपके पास। आपको अगर 15 साल 20 साल से दर्द है,
15 साल या 20 20 साल? साल से दर्द है। आप ओके। समझ रहे हो, क्रॉनिक पेन है। तो धीरे धीरे वो पेन फिर आपके बॉडी में नहीं रहता, वो दिमाग में बैठ जाता है। अच्छा। ऐसी सिचुएशन में जो पेशेंट होता है वो साइकोलॉजिकली इतना डिमोटिवेट होता है, इतना स्ट्रेस्ड आउट होता है, उसको ऐसा लगता है कि मैं कभी ठीक ही नहीं हो सकता, ये दर्द में मेरे साथ ही जाएगा। वहां पेशेंट्स को हैंडल करना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि क्या ही कर लोगे आप, मैंने तो इतने डॉक्टर्स को दिखा दिया, इतने स्पेशलिस्ट को दिखा दिया, ये दवाई खा ली, ये इंजेक्शन लगवा लिया, उन्होंने ये कर दिया, वो कर दिया, मुझे कभी आराम नहीं आया, आप क्या कर लोगे। तो वहां पे आपको क्या काम करना है, आपको उनकी काउंसलिंग करनी है, वो बहुत जरूरी है। उनको अटेंशन देना है, बात करनी है उनसे, उनको समझाना है कि नहीं आप ठीक हो सकते हो, आपकी ऐसा कोई आपको कुछ नहीं हुआ कि इसका इलाज पॉसिबल नहीं है। पहली बात, इलाज पॉसिबल है, ट्रीटमेंट इज अवेलेबल, आपकी ये परेशानी है, इतने दिन लगेंगे, इतना टाइम लगेगा, पर आप ठीक हो जाओगे। सबसे पहले तो उनके दिमाग से ये निकालना है कि इस चीज का कोई इलाज नहीं है, मैं ठीक नहीं हो सकती या मैं ठीक नहीं हो सकता, इतने साल हो गए मुझे ट्रीटमेंट लेते हुए, अभी तक किसी ने ठीक नहीं किया। आपको उनको विश्वास दिलाना है कि मैं आपको ठीक कर सकती हूँ। तो वहां पे पेशेंट कम्युनिकेशन काउंसलिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो आए हैं ऐसे पेशेंट, बहुत आए हैं। तो पहले उनको मेंटली आप फिट करते हो मेंटली फिट कि भाई आप फिट हो जाओगे, बिल्कुल। देन उसके बाद मेंटली फिट करना बहुत जरूरी है। बहुत मतलब मैं क्या समझाऊं आपको, बहुत सारे चैलेंजेस होते हैं फिजियोथेरेपिस्ट की लाइफ में। इट्स अ स्ट्रगलिंग प्रोफेशन। मैं ये नहीं बोलूंगी कि आप फिजियोथेरेपी आपने की, आप निकले फिजियोथेरेपिस्ट बन के और आप पैसा छाप रहे हो, आप पेशेंट्स देख रहे हो, नहीं। मैंने 2020 में जॉब स्टार्ट किया था, मैंने 20,000 मेरी सैलरी से शुरू किया था, आज मेरे 2 क्लिनिक है 4 साल के अंदर। सो देयर इज डेफिनेट ग्रोथ है इस प्रोफेशन में, लेकिन इट्स अ चैलेंजिंग प्रोफेशन। मैम कुछ मिथ्स भी हैं फिजियोथेरेपी करते हुए, कुछ मिथ भी आ जाता है लोगों में, कुछ मिसकंसेप्शन भी हो जाता है। सबसे बड़ा मिथ, फिजियोथेरेपी मसाज वाले नहीं होते हैं, प्लीज। लोगों में बहुत बड़ी मिथ है कि जो फिजियोथेरेपिस्ट हैं वो मसाज करते हैं। सॉरी, मसाज इज नॉट अवर ट्रीटमेंट। पहलवानों से कंपेयर करते हैं, राइट। इतना ज्यादा क्वैकरी हो गई है हमारी फील्ड में, जिसे कहते हैं पहलवान जो पट्टी करने वाले होते हैं ना, वो अपना फिजियोथेरेपी क्लिनिक खोल के बैठ जाते हैं, वो लगाते हैं कि फिजियोथेरेपी क्लिनिक, और डिग्री नहीं होती उनके पास। सो पहलवान फिजियोथेरेपिस्ट नहीं होते, फिजियोथेरेपिस्ट मसाज नहीं करते हैं, फिजियोथेरेपिस्ट सिर्फ मशीन बेस्ड ट्रीटमेंट नहीं करते हैं। मैम आप ये बिल्कुल ठीक बता रहे हो। काफी लोग ना ऐसा सोच लेते हैं कि यार ये पहलवान है, फिजियोथेरेपिस्ट तो बहुत पैसे ले लेगा, थोड़े से पैसे बचाने के चक्कर में वो पहलवान के पास पहुंच जाते हैं, फिर उनकी हड्डियों का कुछ से कुछ हो जाता है, वो इतना रिस्क ले लेते हैं। यू वोंट बिलीव, मेरे पास कितनी बार ऐसे पेशेंट आए हैं जो फ्रैक्चर के बाद पहलवान के पास चले गए हैं और उसने क्या किया है, और ज्यादा हड्डी तोड़ दी है। कुछ लोग कमर दर्द के साथ आते हैं, कहते हैं हमने लात लगवाई थी किसी से, वो लात लगवा के हम एक्सरे में देखते हैं तो वहां पे फ्रैक्चर होता है। तो पहलवानों के पास जो लोग जा रहे हैं सबसे बड़ी गलती कर रहे हैं वो, क्योंकि वो केस खराब भी हो सकता है, और बहुत चांसेस ऐसे होते हैं कि वो केस खराब ही होते हैं। जो नॉर्मल दर्द है, मोच है, ये है, वहां पे पहलवान, क्योंकि उसमें कुछ करना नहीं होता, स्टेबलाइजेशन चाहिए होती है, रिजल्ट आ जाता है, तो लोगों को लगता है नहीं, पैसे बचाने के लिए उन पे चले जाते हैं। बट जहां आपका फ्रैक्चर का केस है, जहां आपका थोड़ा सा मेडिकल कंडीशन खराब हुई, वहां पहलवान जो है वो आपको उल्टा पड़ेगा ही पड़ेगा। तो यू शुड ऑलवेज गो टू अ सर्टिफाइड डॉक्टर। हाँ, ये आजकल लोग अब तो खैर अवेयर हो गए हैं, लेकिन मैं देखता था जो हमारी दादी वगैरह का टाइम होता था, वहाँ पहलवान आज भी लोग पहलवानों पे जा रहे हैं। इतने फेमस पहलवान हैं जिनकी फीस हमसे ज्यादा है। ओह माय गॉड। ठीक है, अब ये वाली वीडियो देख के अवेयरनेस जरूर आएगी बिल्कुल ऑडियंस में। डोंट गो टू अ पहलवान और झोला छाप डॉक्टर, प्लीज सर्टिफाइड डॉक्टर के पास जाइए, सर्टिफाइड फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाइए। मैं ये नहीं बोलूंगी आपको कि सारे ही चोर बैठे हुए हैं, पर नहीं, आप अच्छे डॉक्टर के पास जाएंगे, भले ही आपके वहां पे थोड़े पैसे लग रहे हैं, लेकिन आपको अपनी हेल्थ को प्रायोरिटी देना बहुत जरूरी है। आप 100 रुपए 200 रुपए बचाने के चक्कर में वो पहलवान से और खराब करके आ जाएंगे, पता चल रहा है फिर बाद में सर्जरी करानी पड़ रही है, हजारों रुपए लग जाएंगे। बिल्कुल, लाखों रुपए लग जाएंगे सर्जरी में। तो सो मैम जैसे आजकल AI का जमाना चल रहा है और काफी हाईटेक चीजें आ रही हैं, टेक्निक्स आ रही हैं, सो आप अपने आप को अपडेट कैसे रखते हो? हमारी फील्ड में ना अपडेटेड रहने के लिए आपको रिसर्च पढ़ना बहुत जरूरी हो जाता है। तो भले ही आप प्रैक्टिस में आ जाओ, आप जॉब कर रहे हो कहीं, अपना क्लिनिक है, आपको पढ़ाई करनी पड़ेगी, करनी ही पड़ेगी। बिल्कुल, आपको रिसर्च रेगुलर पढ़ना पड़ेगा, जस्ट टू अपडेट योरसेल्फ। नई टेक्निक मार्केट में आई है, आपको सीखना पड़ेगा।
जब मैंने बैचलर्स किया था तो मैंने उस टाइम पे ना कपिंग थेरेपी सीखी थी, ना ड्राई नीडलिंग सीखी थी, ना कायरोप्रैक्टिक सीखी थी। बट जब मैं जॉब में गई उसके बाद मैंने डिसाइड किया कि मुझे अपना क्लिनिक खोलना है, तो मैंने ये सारी टेक्निक सीखी, ये सब कुछ की मैंने सर्टिफाइड कोर्सेज किए। तो आपको अपने आप को अपडेट रखने के लिए सर्टिफाइड कोर्सेज करने पड़ेंगे, रिसर्च पढ़नी पड़ेगी, और यस, आपको जो पेशेंट का आपका एक्सपोजर है वो अच्छा होना चाहिए। जितने ज़्यादा आप केस देखेंगे उतने ही ज़्यादा आप अपडेटेड रहेंगे। किसी अच्छे फिजियोथेरेपिस्ट के अंडर अगर आपने काम किया है तो उस चीज़ का भी आपको बेनिफिट होगा। जैसे कि हमारा कॉलेज टाइम पे भी, बिकॉज मेरा गवर्नमेंट कॉलेज था, तो हम लोगों को गवर्नमेंट हॉस्पिटल में भेज दिया जाता था, आरएमएल में, एलएनजेपी में, सफदरजंग में। तो वहाँ वहां तो पे बहुत पेशेंट आते हैं। एक्सपोजर इतना है, पेशेंट इतने हैं कि वहां पे आपको हर टाइप का केस मिलेगा। आप जितने ज्यादा केसेस देखेंगे आप उतना ज्यादा सीखेंगे। सो वहां हमें बहुत बेनिफिट हो जाता था कि हमें नंबर ऑफ केसेस, नंबर ऑफ एक्सपोजर बहुत अच्छे मिले। इसीलिए हमें वो प्रोफेशनली बहुत हेल्प किया, प्रैक्टिस काफी अच्छी प्रैक्टिस होगी। में बहुत बहुत हेल्प किया। मैम जैसे आपने काफी टाइम तक जॉब की, देन उसके बाद आपने अपना क्लिनिक स्टार्ट किया, देन एक और क्लिनिक स्टार्ट किया, तो उस जर्नी के बारे में मैं थोड़ा जानना चाहूँगा। प्लस थोड़ा ये भी बता दीजिए, जैसे अगर कोई न्यू स्टार्ट करना चाह रहा है, करियर बनाना चाह रहा है, सो वो कैसे कर सकता है? सो आपने मेरी जर्नी की बात की है, तो मैं सबसे पहले बताना चाहूंगी कि 2020 में जब कोविड आया था, जून में, उस टाइम पे मेरे फादर को भी कोविड हो गया था, और ही इज लाइक सिंगल अर्नर ऑफ आवर फैमिली, क्योंकि मैं सबसे बड़ी हूँ अपने घर में। तो उनके बाद कोई जॉब या अर्न करना शुरू करेगा तो मैं ही करूँगी। तो जब उनको कोविड हो गया, वो फॉर अ मंथ वो घर पे थे। उस टाइम पे हमें थोड़ा फाइनेंशियली भी इशू हुआ, और उस टाइम मुझे ये रियलाइज हुआ कि पापा नहीं तो फिर कौन है। और मेरे 2 छोटे भाई बहन हैं, उनकी स्टडीज भी है, और पूरा घर संभालना, दादा दादी सब कुछ। तो देन आई डिसाइडेड कि नहीं, अब मुझे अर्न करना शुरू करना पड़ेगा। तो जो जून की बात थी, और जुलाई से मैंने जॉब ज्वाइन कर लिया। ठीक है, मैंने 2 साल काम किया है, क्लिनिक में ही काम किया। साथ में मैंने होम विजिट्स भी बहुत किए। जैसे आपने पूछा कि अदर सोर्स ऑफ इनकम फिजियोथेरेपिस्ट के लिए क्या होता है, फिजियोथेरेपिस्ट के लिए अदर सोर्स ऑफ इनकम सबसे बड़ा होम विजिट्स होता है। होम विजिट्स में हमें अर्निंग काफ़ी अच्छी हो जाती है। उसके अलावा आप डिफरेंट डिफरेंट क्लिनिक्स भी ज्वाइन कर सकते हो, हॉस्पिटल्स कर सकते हो, और एज अ स्पोर्ट्स फिजियोथेरेपिस्ट आप टीम के साथ रिप्रेजेंट कर सकते हो, उसमें भी अच्छी इनकम होती है। सो यस, इनकम की बात तो यहाँ से हो गई। फिर जॉब करने के बाद मेरा दिमाग में ये चीज़ स्टार्टिंग से क्लियर थी, जब मैंने ये फील्ड चुना था, कि मुझे अपना सेटअप डालना है। सो आफ्टर 2.5 ईयर्स मैंने अपना सबसे पहला क्लिनिक सेटअप जो है अपने घर के पास ही खोला। उसमें मेरे फादर का, मेरे भाई बहन का, और मेरे पार्टनर का बहुत बड़ा सपोर्ट मिला है मुझे। फाइनेंशियली उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया, क्योंकि मैं बहुत हम्बल बैकग्राउंड से बिलोंग करती हूँ। फाइनेंशियली हम लोग बहुत ज़्यादा स्ट्रांग नहीं थे, और ना मेरे पास बहुत ज़्यादा सेविंग्स थी, टू बी रियली ऑनेस्ट। तो इनिशियली माई पार्टनर हैज़ सपोर्टेड मी रियली वेल फाइनेंशियली ऑल्सो। वहाँ पे जब हमने वो सेटअप किया, वो सेटअप इतना अच्छा चला, इतना अच्छा रिस्पॉन्स आया हमें पेशेंट्स की तरफ से। मतलब काफ़ी लोग आए, लोग ठीक होके गए, जो ठीक होके गया तो उन्होंने और भी लोग भेजे। तो वहाँ पे हमारी ओपीडी बहुत अच्छी हो गई, रनिंग ओपीडी वाज वेरी गुड। तो इतनी अच्छी होने के बाद फिर हमने 2 साल बाद एक नई ब्रांच डाली, और ये ब्रांच, मेरा मन था कि मैं अब एक थोड़ा पॉश एरिया की तरफ जाऊं, जो कि लाजपत नगर है ऑब्वियसली। और अगर ये भी दिमाग में था कि जो हमारा क्लिनिक है उसे हमें एक ब्रांड बनाना था। तो अगर आपको कुछ भी ब्रांड बनाना है तो आपको एक ऐसा एरिया, आपको एक ऐसी लोकेशन चूज करनी पड़ेगी जहां पर लोग उसे जानते हो। सो सेकंड ब्रांच इसलिए फिर हम अपने लाजपत नगर में डाली। फाइनेंशियली यहाँ पे पिछले जो फर्स्ट क्लिनिक थे उससे कम चैलेंजेस है, क्योंकि वो पहला क्लिनिक था। ऑब्वियसली वहाँ पे चैलेंजेस बहुत होते हैं, पता नहीं था कि इतने खर्चे हो जाएंगे। इंफ्रास्ट्रक्चर का खर्चा होता है, मशीन्स लेनी होती है, नहीं आपको बेड्स लेने होते हैं। मतलब एक क्लिनिक सेटअप में आपको मिनिमम 3 लाख टू 10 लाख के बीच में लगते हैं। आपको बेसिक क्लिनिक बनाना है अपना तो 3 लाख आपको चाहिए, 3 से 4 लाख। बहुत बेसिक क्लिनिक की बात मैं कर रही हूँ यहाँ पे। आपको थोड़ा सा भी एडवांस क्लिनिक और एक अच्छे एरिया में आपको खोलना है, वहां आपको मिनिमम 10 से 15 लाख चाहिए। फिर वहाँ रेंट भी काफी महंगा, क्योंकि रेंट भी महंगा होता है। यस, अगर आपको अच्छे एरिया में करना है वहाँ रेंट महंगा होगा, वहाँ इलेक्ट्रिसिटी, आपका कमर्शियल यूनिट ज्यादा जाएगी। ठीक है, वहाँ हर चीज महंगी है। वहाँ आपको स्टाफ भी रखोगे तो उसकी भी सैलरी आपको निकालनी है। मैम अगर मैं रफली बात करूँ तो एक्सपेंसेस कितना हो जाता है, मतलब कुछ आप आइडिया दे सकते हो एक क्लिनिक का? जैसे
सारा कुछ। अब खर्चा, सिर्फ प्रॉफिट की बात नहीं करते हैं, सिर्फ खर्चा, क्योंकि जो लोग नया स्टार्ट करना चाहेंगे तो एटलीस्ट मैं चाहता हूँ कि उनको थोड़ा आइडिया हो जाए कि हाँ इतना मंथली हो जाता है खर्चा, तो अपना रिस्क मैनेज कर लेंगे। हाँ, रिस्क फैक्टर तो बहुत ज्यादा होता है, क्लिनिक नया सेटअप करते हो आप। तो मैं एक्सपेंसेस से पहले ना थोड़ा सा टिप देना चाहूंगी। हाँ जी बिल्कुल। ठीक है, आपको क्लिनिक खोलते हुए क्या क्या किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले आपको क्लिनिक खोलने से पहले अच्छा एक्सपीरियंस लेना जरूरी है। पहले अपने आप को अपग्रेड करो। ठीक है, आपने क्लिनिक खोल दिया, आप पूरा पैसा लगा दिया, महंगा सेटअप डाल दिया, आप पेशेंट ही नहीं ठीक कर पा रहे हो, वो एंड ऑफ द डे क्या होगा, बंद हो जाएगा, वो नहीं चलेगा, पेशेंट नहीं आएगा आपके पास। सो सबसे पहले अपने आप को अपग्रेड करो, अपनी असेसमेंट स्किल्स पे वर्क करो। ये मैं फिजियोथेरेपिस्ट के लिए बोल रही हूँ कि उनको अपने असेसमेंट स्किल्स, कम्युनिकेशन स्किल्स, पेशेंट के ऊपर फेथ बनाना बहुत जरूरी है कि वो आप पे ट्रस्ट कर पाए कि नहीं ये मुझे ठीक कर पाएगा। तो आपको अपनी कम्युनिकेशन पे बहुत वर्क करना जरूरी है, अपनी ट्रीटमेंट टेक्निक्स पे वर्क करना जरूरी है। ठीक है, ये सब करने के लिए आपको एक अच्छे जगह से एक्सपीरियंस लेना है। क्लिनिक सेटअप करने से पहले 2 या 3 साल अच्छी जगह जॉब करो। फिर आपने क्लिनिक सेटअप करने का सोचा है तो आप एक लोकेशन ऐसी चूज करो जहां पे आपको क्राउड दिखे। आप सोच रहे हो घर में खोल देंगे, नहीं चलेगा। कहीं पे भी अंदर लोकेलिटी में खोल दोगे, बहुत मुश्किल है। ट्राई टू चूज मेन रोड, जो मेन रोड के पास के एरिया होते हैं, जो विजिबल हो, विजिबिलिटी ज्यादा होनी चाहिए। हाँ जी। सो दैट आपके पास फर्स्ट डे से ही पेशेंट आए। विजिबिलिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद लोकेशन हो गई आपकी। लोकेशन के बाद थर्ड चीज हो गई आपका जो ट्रीटमेंट टेक्निक्स आप यूज करना चाह रहे हो। अगर आप सिर्फ मशीन बेस्ड ट्रीटमेंट देना चाह रहे हो कि मशीन्स भी मुझे अच्छी रखनी है, तो वहां पे आपके पास कुछ एडवांस आजकल मशीनें हैं, जैसे कि लेजर होना थोड़ा जरूरी हो गया है क्लिनिक्स में। सो डिफरेंट फिजियोथेरेपी मोडालिटीज रहना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सारी चीजें देख के आपका एक क्लिनिकल सेटअप जो है वो कंप्लीट होता है। तो मैम आपका नेक्स्ट कुछ विजन, कुछ गोल आपने सेट किया हो अपने लिए? फिलहाल के लिए तो मैंने इतना सोचा है कि मैं अपनी फील्ड को और आगे लेके जाना चाहती हूँ। मैं ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचना चाहती हूँ और उनकी प्रॉब्लम्स को ठीक करना चाहती हूँ। सो यस, आई हैव प्लान्ड फॉर फ्यू मोर ब्रांचेस। अच्छा, ठीक है मैम। सो मैम, फर्स्ट ऑफ ऑल तो थैंक यू सो मच, आपने इतना प्रेशियस टाइम हमें दिया। थैंक यू सो मच आकाश फॉर हैविंग मी हियर। एंड जाते जाते एक हमारा रहता है कि कोई आपका जनता के लिए मैसेज आप देना चाहो तो दे सकते हो। जनता के लिए मेरा यही मैसेज रहेगा, आपको कोई भी इंजरी हो, आपको बैक पेन है, आपको नेक पेन है, नी पेन है, बॉडी में कहीं भी आपको दर्द हो रहा है, डोंट हेजिटेट, गो टू फिजियोथेरेपी क्लिनिक। आप अपने अच्छे फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाइए, असेसमेंट कराइए, ट्रीटमेंट लीजिए, आपको बहुत आराम मिलेगा। मेडिसिन पे डिपेंडेंट मत रहिए कि आप 2-2 साल से दवाइयां खा रहे हो, वो चीज गलत है। आपको भी पता है लॉन्ग टर्म दवाई से कितना ज्यादा डैमेज होता है, किडनी में भी इश्यूज आ जाते हैं। सो यंग लोगों के लिए मेरा ये एडवाइस रहेगा, या उन लोगों के लिए जिनका सिटिंग जॉब प्रोफाइल है, कि आप अपने पोस्चर को ठीक रखिए। यानी कि आपको बैठे हुए अगर 20-25 मिनट 30 मिनट हो गई, आप उठ के एक वॉक करिए और फिर दोबारा बैठिए। लगातार आप एक ही पोजीशन में 30 या 40 मिनट से ज्यादा मत रहिए। आप अपनी पोजीशन को चेंज करते रहिए। इससे क्या होगा, आपकी स्पाइन हेल्दी रहेगी। और स्पोर्ट्स या जिम जो लोग करते हैं उनके लिए मेरी ये एडवाइस रहेगी कि डोंट गो फॉर ईगो लिफ्टिंग, या आप सडनली जाके हैवी वेट्स मत उठाने लग जाइए। आप एक अच्छे जिम में जाइए, एक अच्छे ट्रेनर के अंडर ट्रेन करिए, सो दैट आपको इंजरीज कम से कम हो। और अगर आपको इंजरी हुई है तो आप एक फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाइए, वही वो इंजरी को ठीक करेगा। थैंक यू। ओके मैम, थैंक यू सो मच। एंड गाइज, मैम का हम इंस्टा भी चेक कर रहे थे, तो आजकल काफ़ी अच्छा कंटेंट आ रहा है, उस पर काफ़ी नॉलेज मैम प्रोवाइड कर रही है फ्री ऑफ कॉस्ट। सो मैं अपनी तरफ से ये बोलना चाहूंगा अपनी ऑडियंस को कि प्लीज मैम को फॉलो करें, वीडियोस लाइक करें एंड इट्स आइकॉनिक स्पाइन 23 ऑन इंस्टाग्राम। आपका इंस्टा का हम लिंक डाल देंगे डिस्क्रिप्शन में, तो प्लीज आप लोग जरूर देखें। और इसी के साथ मैम खत्म करते हैं इस पॉडकास्ट को। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच आकाश।